नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है, 5th और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये बायो 9th की बायो का। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, सेल जो चैप्टर है ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है याद करने में, समझने में। लेकिन ये एक कहानी है दोस्तों, हमारी शरीर की संरचना की। ठीक है, अगर इसको कहानी के रूप में पढ़ेंगे ना तो आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स याद हो जाएगा। ठीक है, और आसान लगेगा ये चीज। ठीक है, इसको एज ए कहानी के रूप में लीजिए आप। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए तो देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं जैसे सेल, तो टाइप ऑफ सेल में हम प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल पढ़ेंगे। प्रोकार्योटिक जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरस वगैरह हो गए। ये यूकार्योटिक सेल में प्लांट यूकार्योटिक और एनिमल यूकार्योटिक। ठीक है, फिर सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे सेल कंपोनेंट मतलब सेल के पार्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और जैसे न्यूक्लियोइड्स, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे जो है सेल ऑर्गेनल्स, ये जितने भी गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसाइड्स। ठीक है, और फिर आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो इस माइंड मैपिंग से आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, आइए करते हैं शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, सेल की। तो ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, कहानी शुरू होती है हमारे दोस्तों सेल से ही, जो हमारा स्टोरी का मेन किरदार है। तो देखिए, ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई एक स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, और हमारी बॉडी फंक्शन मतलब हमारी बॉडी किस तरह काम करेगी, तो उसकी यूनिट है, मतलब शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, जिसे सेल बोलते हैं। ऑल लिविंग फॉर्म, दूसरा देखिए, ऑल लिविंग फॉर्म आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल कॉल्ड सेल। ठीक है, तो हर एक के पास एक लिविंग फॉर्म होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मतलब बिल्कुल छोटी सी होती है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, कई काइटोलॉजी बोलते हैं, कई साइटोलॉजी बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे बोल लेना। लेकिन अब एक चीज देखिए, स्टडी किसकी, सेल की। ठीक है, स्टडी जो किसकी, स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशंस को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे आता है, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क इज इन द ईयर ऑफ 1665। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने जो क्या थी डिस्कवरी की थी। अब ये कॉर्क क्या होता है, कई बच्चे कॉर्क में कंफ्यूजन रहता है। कॉर्क और कुछ नहीं होता बेटा, जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो छाल होती है। ठीक है, पेड़ की जो छाल पपड़ी सी उतरती हैं जो पेड़ के तने से, जैसे पीपल के पेड़ से उतरती होगी, या बरगद के पेड़ पे आपने देखी होगी। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं छाल। ठीक है, कॉर्क। ठीक है, तो ये इसकी जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो एक बहुत ही इसको छोटी छोटी बारीक बारीक डब्बे से दिखाई दिए, जिसे इसने बोला सेल। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी लियोन हो। ठीक है, इन 1674। ठीक है, तो देखिए जो पहली लिविंग, अब डेड सेल की तो की थी, लेकिन डेड सेल की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग किसने की, ये की एवी लियोवेन हो। ठीक है, कब, 1674 में। आगे देखिए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म देखिए, प्रोटोप्लाज्म इज एन aggregate of various chemicals such as water, iron, salt, and other organic molecule like protein, carbohydrate, fat, nuclei, acid, विटामिन etc। ठीक है, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन जो रहेगा, इसके अंदर ये केमिकल पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस एट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, अलोंग विद किसके साथ, सेल ऑर्गेनल्स के साथ। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, और सेल के जो पार्ट होते हैं उसको बोला जाता है ऑर्गेनल्स। ठीक है,
जिसमें न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है सेल का। तो ये कौन कौन से चीजें हैं, जैसे वाटर, आयन, साल्ट एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सभी चीजें। आगे आता है देखिए, इट कंसिस्ट इन सोल जेल स्टेट। ठीक है, तो ये सोल जेल स्टेट की फॉर्म में होते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर से होती हैं। आगे देखिए, आगे आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? Two biological Skeldon and Sachuon 1838 gave the cell theory which state that all plant and animal are composed of cell। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सभी के सभी सेल से मिलकर बने हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे अब क्या हुआ, आगे देखिए, जैसे ओनियन पील सेल लिया गया और ये हमारा ये माइक्रोस्कोप है। आगे हम इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। जैसे कि देखिए, टाइप ऑफ सेल में हमारा आता है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक जैसे बैक्टीरिया वगैरह और ये हो गए, और ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। यूकार्योटिक यूकार्योटिक में ऑस्ट्रिच, प्लांट्स वगैरह, ये मल्टी सेलुलर, ये सभी आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन यूकार्योटिक में क्या भी आते हैं, जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, पैरामेसियम हो गया, ये भी किस में आएंगे? ये वाला पार्ट सारा किस में आता है दोस्तों? यूकारियोटिक में। और ये वाला पार्ट सारा प्रोकारियोटिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। प्रोकारियोटिक सेल देखिए, ए वेरी मिनट इन साइज 0.1 से 5 माइक्रो एम्पियर माइक्रो। ठीक है, माइक्रोन। तो ये कितने छोटा होता है इनका साइज? 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है। आगे आता है न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर रीजन, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस? तो जो इनके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स होती है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा वो होती है, नॉर्मल सी होती है। ठीक है, अच्छे से बनी हुई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए बोलता है न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड क्या नहीं होता? न्यूक्लियर रीजन नहीं होता। ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होती हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है इनमें। ठीक है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट, न्यूक्लियोलस इसमें अब्सेंट रहेगा। सेल डिवीजन बाय फिजन एंड बुडिंग, सेल डिवीजन जो होता है, इसकी सेल टूटती है वो फिजन और बुडिंग दोनों तरीके से टूटती है। फिजन में मतलब क्या होता है, सेल जैसे ये सेल है कोई, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जैसे अमीबा का पढ़ा है ना दोस्तों आपने, अमीबा अपने न्यूक्लियस को 8वीं में पढ़ा होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो फिजन मेथड था। बुडिंग्स में छोटा छोटा बुड्स निकल जाते हैं। ठीक है, फिर वो बुड अपनी पेरेंट बॉडी से के साथ बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाता है और फिर अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से इसमें सेल डिवीजन होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर अब्सेंट। क्या होता है, जो सेल के ऑर्गेनल्स को बाउंड करके रखे, मतलब पकड़ के रखे, ठीक है, तो वो क्या होती है? अब्सेंट होती है मेम्ब्रेन। तो ये क्या होते हैं, जो ये ऑर्गेनल है इधर उधर घूमते रहते हैं, इनका कोई क्राइटेरिया बाउंड्री नहीं होती। आगे देखिए, बैक्टीरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेंगे? बैक्टीरिया ले लेंगे। आगे देखिए, आगे जो हमारा आता है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं मैं। हाँ जी, आगे देखिए, अब देखो, आगे आता है हमारा यूकारियोटिक। तो फेयरली लार्ज इन साइज, जो यूकारियोटिक है वो लार्ज होती है साइज में, 5 एम्पियर से 100, सॉरी 5 एम्पियर बोल रहा हूँ, 5 से 100 माइक्रोन तक होती है। न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंड रहता है, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर में भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर में भी हो सकती है। मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक से ज्यादा क्रोमोसोम इसके अंदर क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहेगा। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मायोसिस। अभी माइटोसिस और मायोसिस क्या होते हैं, हम जब अगर नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, ये आएगा उधर मैं समझा दूंगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए दोस्तों, इतने अच्छे नोट्स हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके अपने साथ कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और अमीबास। ठीक है, इनके अंदर ये होता है। ये देखिए, ये हमारी आ गई दोस्तों एक सेल है। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे पहले क्या है आपका, ये देखिए न्यूक्लियस है ये। ठीक है, उसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है,
फिर ये देखिए ये स्ट्रक्चर गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर है, और ये जो अंडे से हैं इनको लाइसोसोम्स बोलते हैं, देखिए लाइसोसोम्स हो गया। और जो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं ये होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये छोटे छोटे जो दाने से दिख रहे हैं आपको, ये हैं हमारे राइबोसोम्स। जब ये राइबोसोम्स, जैसे कि देखिए ये, एक सेकंड, एक सेकंड मैं दोबारा बना देता हूँ। ये मान के चले ये स्ट्रक्चर बन गई, देखिए ये वाली, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, एच टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स लग जाएं, ठीक है, ऐसे छोटे 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 राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो ये बन जाती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। वैसे तो ये क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लेकिन राइबोसोम्स लगने से ये रफ होगी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सॉरी, ई डी, एक सेकेंड, ये आर आएगा दोस्तों, ई आर ई आर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जब ये लगे हुए नहीं होते, ठीक है ना, बिल्कुल राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तब ये रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। फिर ये एस सी आर हो जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके आगे देखिए ये सेल वॉल है, ठीक है, ये बाहर वाली जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है ये है सेल वॉल, ठीक है। और ये अंदर वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, ये है देखिए गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस सेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए ये हमारे जो डब्बे से बने हुए हैं ग्रीन ग्रीन, ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। और साइटोप्लाज्म, ये जितना सारा लिक्विड बच गया ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है दोस्तों। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ गए दोस्तों, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये ब्राउन सी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। आगे देखिए, तो होप आपको प्लांट सेल समझ आई होगी। अब आता है हमारा ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, कौन से, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सेल मेम्ब्रेन जो है सिंगल सेल होते हैं ये, ठीक है, और सिंपल सेल होती हैं। इसमें ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। देखिए मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमंस वगैरह हम आ गए, हमारी आंख की सेल अलग है, फेफड़ों की अलग है, हार्ट की अलग है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अलग है, किडनीज की अलग है। तो बहुत सारी अलग अलग सेल से मिलकर बने हम, इसलिए हम ह्यूमंस किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में। मोस्टली प्लांट भी किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में, क्योंकि वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। समझ गए, ऑल एनिमल्स किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर में। लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर बोला जाता है। तो देखिए ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, अब ये सिंगल सेल ही है तो जितने फंक्शन है सिंगल सेल से ही होंगे। दूसरा, नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है इसमें नॉट परफॉर्म्ड रहता है। आगे रहता है रिप्रोडक्शन जो होगा इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, एक ही सेल इसमें क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, अपने आप को अलग अलग तरीका होता है, कुछ मल्टी फिजन या फिजन से, या बाइनरी फिजन से, या कुछ बुडिंग से, ठीक है। आगे देखिए, जो लाइफ स्पैन इनका बहुत छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामेसियम, ठीक है, और बैक्टीरिया। इसमें जो है देखिए लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। तो अभी ये मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं तो उनका अलग अलग क्या होगा, काम होगा, ठीक है। सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो हर एक सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है और उसका स्पेशल अपना एक वर्क होता है, वो करती है वो फंक्शन। स्पेशलाइज्ड सेल जैसे जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर ही पार्ट लेती हैं, इनका
जो मल्टी सेलुलर का जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, फंगी एंड एनिमल। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है सेल शेप। तो सेल शेप क्या होती है? सेल आर द वेरिएबल शेप एंड साइज। वे सेल अलग अलग टाइप की शेप और साइज में पाई जाती हैं। द वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन पोजीशन। जनरली सेल आर स्फेरिकल बट मे बी एनलोगेटेड, जैसे नर्व सेल होगी, ब्रांच डिसोस डिस्कोइडल जैसे आरबीसी, एंड स्पाइंडल शेप जैसे मसल्स सेल। ये देखिए, सेक्यूमोज एपिथेलियम, ये कुछ इस तरह की सेल है। ये सेल आप देख सकते हैं, ये आपका ओवम हो गया, ये स्पर्म सेल होगी, ये नर्व सेल होगी। ठीक है, ये कार्टिलेज सेल होगी, ये बोन सेल होगी हमारी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की क्या है, सेल हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आता है हमारा दोस्तों सेल साइज। तो सेल साइज में ये क्या बोल रहा है? साइज ऑफ ए सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन। तो सेल का साइज किस पर, चीज पर डिपेंड करता है? अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सम आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल विद नेक्ड आई। कुछ बिल्कुल छोटी होती है जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और कुछ ऐसी हैं जिसे हम नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं। देयर साइज में बी फ्रॉम 0.2 मैक्रोन टू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तक होता है इनका साइज। साइज ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम 2 टू 120 माइक्रोन। ठीक है, तो कुछ साइल मल्टी ऑर्गेनिजम्स का कितना होता है, साइल की साइज की जो रेंज रहती है वो रहती है 2 से 120 माइक्रोन तक। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, जो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और उसका वेट लगभग लगभग 1.4 kg यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5 किलो होता है। द लॉन्गेस्ट सेल, जो सबसे लंबी सेल होती है, नर्व सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो पीपीएलओ होती है, फॉर एग्जाम्पल माइसोप्लाज्म्स। ठीक है, आगे आता है कंपोनेंट ऑफ सेल। अब ये कंपोनेंट ऑफ सेल में क्या पढ़ेंगे? अब यानी कि सेल के पार्ट पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इस पॉइंट से आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना दोस्तों। देयर इज एन अक्रेंस, ठीक है, of cell division of labor with a eukaryotic cell as well as all got certain specific component called cell organelle. Each of them perform a special function. तो इनका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है यूकारियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, और जो भी ये यूकारियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी चीजें काम करती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म्स। तो जैसे कि इसमें नहीं है, चलो मैं उसको सेपरेट बनाऊंगा एक, लेकिन ये देख लेंगे। देखिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। इस ये सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होती है, क्यों? क्योंकि मींस इट अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि अलाउ करती है भी कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर जाएगा, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। आगे आता है सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। इट इज लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। तो क्या होता है, ये एक जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक लिमिटेड बाउंड्री देती है, किसको? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितना सारा ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सॉरी ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूं मैं, एक सेकेंड आपको भी शो करता हूं। ये रहा, ठीक है, अब समझ जाएंगे आप। ये देखिए, ये सारा जो क्या है, ये अंदर जितना लिक्विड है ये है हमारा साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ गए ना बात को आप? ठीक है, तो आइए, तो क्या कहना चाहता है भी, ये साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, एक क्राइटेरिया देती है। ठीक है, आगे आता है, और ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। आगे देखिए, आगे है हमारा डी पॉइंट। डी पॉइंट में बोल रहा है इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो द सेल वॉल
इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो क्या है, एनिमल सेल के अंदर सबसे सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट में होती है वो होती है सेल वॉल। जैसे कि यहां देखिए आप, ये देखिए, ये एक तो अंदर लेयर है और एक बिल्कुल बाहर। ये प्लांट सेल है दोस्तों, प्लांट सेल का डायग्राम है। तो जो बिल्कुल बाहर वाली एक लेयर है ये है सेल वॉल। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती, ये सिर्फ किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है, आगे देखिए ई पॉइंट, एज पर द लिपिड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड्स वेयर प्रोटीन आर सैंडविचेड बिटवीन बिलेयर ऑफ लिपिड्स। तो ये बोल रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो प्रोटीन होता है सैंडविच की तरह है, ठीक है, लेयर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो अब देखिए, सिंगर एंड निकोलसन निकोलसन gave the fluid mosaic model or lipid bilayer model of plasma membrane. It is flexible and cannot folded, break, broken and united. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है, और ये फोल्ड वगैरह भी हो जाती हैं। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट इज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का इनसाइड और आउटसाइड द सेल, भाई कोई चीज सेल के बाहर जाएगी या सेल के अंदर आएगी, तो उसको ये रेगुलेट करते हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं। द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल, तो सेल को बनाने में, ठीक है, और सेल को कंट्रोल रखने में ये हेल्प करती है। आगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर कैसे चीजें जाती हैं और उस प्रोसेस को क्या क्या बोला जाता है उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि देखिए, डिफ्यूजन है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, एक होता है ओस्मोसिस। तो सबसे पहले डिफ्यूजन को देखिए, सोलवेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन्वॉल्व। और ये बोल रहा है सोल्यूट और सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं किसमें, सेल मेम्ब्रेन से, तो उस चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन में। और ओस्मोसिस, ओनली सोलवेंट पार्टिकल मूव, इसमें क्या होते हैं, ओनली सेल के जो बाहर और अंदर हैं सोलवेंट पार्टिकल ही मूव करेंगे। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट मूव द मूवमेंट इन थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये परमेबल मेम्ब्रेन के, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर और अंदर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, जैसे अब जितना भी ये प्रोसेस होता है बाहर अंदर जाने का, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले डिफ्यूजन देखें, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और आयन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, देयरफॉर इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, चलो एक मिनट के लिए रुकिए, क्या है हाइयर कंसंट्रेशन, भाई बाहर मान के चलो एक जगह हाइयर कंसंट्रेशन है किसी भी चीज की और एक जगह अंदर है, तो ज्यादा कम है, तो ये कहाँ जाएगी, ज्यादा से किसकी तरफ जाएगी, कम की तरफ जाएगी। ठीक है, और ओस्मोसिस में प्रोसेस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, इसमें किसकी, देखिए डिफ्यूजन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मूव करते हैं, लेकिन ओस्मोसिस में अकेला सोलवेंट मूव करता है, या वाटर from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। तो इसमें ये भी लिखा है दूसरी डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड osmosis। ठीक है, तो पानी की मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना, अंदर या बाहर होना, उसको बोलते हैं osmosis प्रोसेस। osmosis प्रोसेस कैन आल्सो बी कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक एंड एक्सोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक मूवमेंट कौन सा होता है, द सोलवेंट, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट इनटू सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक। और एक्सो, जिसमें सोलवेंट का मूवमेंट बाहर की तरफ होता है वो एक्सो ऑस्मोसिस होता है, और जिसका अंदर की तरफ होता है
जो अंदर मूव करता है उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। अब देखिए जैसे कि ये आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको समझेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को ही देखेंगे। सबसे पहले हम बी पॉइंट को देख लेते हैं, फिर बारी बारी देख लेंगे, ठीक है, ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। तो क्या बोल रहा है, आउटसाइड द सेल इज मोर, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है और उसमें कम है, ठीक है, अंदर की तरफ। ड्यू टू दिस द लॉस ऑफ वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलिज्म, और देखिए प्लाज्मोलिसिस, श्रिंक ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे द सेल वॉल ड्यू टू इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्लाज्मोसिज्म। एक मिनट दोस्तों, मैं एक चीज देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक ये चीज होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो क्या बोल रहे हैं, जो कंसंट्रेशन है ना दोस्तों वाटर की, वो बाहर और अंदर दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल। आउटसाइड द सेल भी और इनसाइड द सेल भी जो कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल हैं, तो इसको बोल देंगे आइसोटोनिक, ठीक है। अब आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो when the concentration of solution outside the cell is less than, किससे कम होती है, inside the cell। तो inside the cell कम रहेगी कंसेंट्रेशन किसकी, वाटर की। तो ड्यू टू एक्सेसिव एंडोमोस्मोसिस सेल swell up एंड एनिमल सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है। देखिए, होप है आपको ये समझ आया होगा, मैं दोबारा ये टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। हाइपर में बाहर ज्यादा रहेगी, अंदर कम रहेगी, ठीक है, तो बाहर से अंदर आएगा। हाइपोटोनिक में अंदर ज्यादा रहेगी, बाहर कम रहेगी, तो ये कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। और आइसोटोनिक में दोनों क्या रहेंगे, इक्वल कंसेंट्रेशन में रहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोहाना एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो के नोट्स आपको हेल्पफुल लगे हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।